प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा का एक प्रश्न पत्र हल किया था और उससे आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परीक्षा से पूर्व आप एक और प्रश्न पत्र देख लें कि किस तरह से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में हिंदी के प्रश्न आए थे। तो हम समय गंवाए बिना, एक एक पल सबका कीमती है, परीक्षा नजदीक है, समय गंवाए बिना हम पेपर हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आया है, 9 बजने को 10 मिनट हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मतलब ये वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, तो इसका शुद्ध रूप होगा, देखिए 9 बजकर 10 मिनट हैं, तो ये बहुवचन कर दिया गया, हैं बना दिया। 9 बजने में 10 मिनटें हैं, 9 बजने में 10 मिनटें नहीं होगा, 9 बजने में 10 मिनट हैं, यहां पर भी है और 9 बजने पर 10 मिनट हैं, ये भी गड़बड़ लग रहा है। तो देखिए 9 बजकर 10 मिनट और 9 बजने में 10 मिनट, एक्चुअल में अब आपको यहां पर है और है पर बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। हो सकता है टाइपिंग की गलती हो गई हो, लेकिन ये कह रहा था प्रश्न में कि 9 बजने को 10 मिनट है, यानी अभी 9 नहीं बजे हैं, तो को के बदले ये ज्यादा सही रहेगा, 9 बजने में 10 मिनट हैं, तो ये वाक्य हो गया शुद्ध। अगले प्रश्न पर चलिए, कपिस और कपीस का अर्थ क्या है? बड़े अच्छे शब्द हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक सेक्शन का ये प्रश्न है। कपिस का अर्थ होता है, याद रखिएगा, भूरा, मटमैला, और कपीस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कपी का अर्थ वानर और ईस का अर्थ स्वामी, तो कपीस का अर्थ वानरों के स्वामी, अर्थात बाली, सुग्रीव, अंगद, या वानरों के बेताज बादशाह हनुमान जी। ऑप्शन में क्या कुछ ऐसा मिल रहा है? तो केकड़ा और कूड़ा नहीं होगा, वो करकट करकट का अर्थ होगा। बंदर और बेल ये भी ऑप्शन नहीं है। गर्मी और बंदर ये भी नहीं है। हाँ, मटमैला बिल्कुल मैच कर रहा है। और कपीस का अर्थ वानर राज लेना चाहिए था, वानर राज नहीं लेकर यदि बंदर भी लिया गया तो इन 3 विकल्पों में से ये विकल्प एप्रोप्रिएट है तुलनात्मक रूप से, इसलिए इसका आंसर होगा मटमैला और बंदर। अगले प्रश्न पर आइए, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य शुद्धिकरण का सेक्शन है। पेड़ों पर मैना बैठी है, मैना तो एक है और पेड़ अनेक है, तो एक अकेली मैना कैसे बहुत सारे पेड़ों पर बैठ जाएगी? तो वाक्य की गलती पकड़ में आ गया, तो ये सुधरेगा कैसे? पेड़ पर मैना बैठी है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। पेड़ों पर मैना बैठे हैं, हम चारों विकल्प को एक बार जरूर पढ़ेंगे, याद रखें प्रश्न हल करने से पहले, और ये सावधानी आपको परीक्षा हाल में भी याद रखनी है, एक नजर चारों विकल्प को जरूर देखना रहता है। पेड़ों पर मैनो बैठी है और ज्यादा गलत है। पेड़ों में मैना बैठी है, में मतलब तो अंदर चले जाना है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए 100% इसका करेक्ट आंसर 1, पेड़ पर मैना बैठी है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं, छंद का नाम बताएं। छंद को पढ़ते हैं। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 द्वय 11 होत 3 पांचहि बिसरावत। तो अब मैं इसको लय से नहीं बताऊंगा, कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमसे मात्रा गिनते ही बनता है, तो चलिए मात्रा गिनते हैं, और मात्रा गिनने में क्या कंडीशन बनेगी देखते हैं। मैं बीच से ले रहा हूं, ऊपर में काउंटिंग या बीच से, जहां से भी आप बोले, ऊपर को ले लें, को तो 2, और ये स्क्रीन लॉक हो जाता है जैसे ही आप कहीं पर छुओगे। तो देखते हैं इसका सिस्टम कैसे हल होगा। मात्रा को आप गिनेंगे जैसे बनी बनी, मतलब 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 में पहला यति है, और इधर 1 2 3 2 5 2 7,
एक 8, एक 9, 2 11, एक 12, एक 13, 11 और 13, यानी 11 और 13 की यति से एक चरण में 24 मात्राएं हैं। अब आप याद करें 24 मात्रा वाला छंद कौन कौन सा है, तो दोहा और सोरठा और रोला, तीनों में ये कंडीशन बनेगी। यति क्या रहेगा देखो तो, दोहा में 1 3 13, पहले और तीसरे चरण में 13, 2 4 11, दूसरे और चौथे में क्या रहता है 11। सोरठा में उलट जाता है, 1 3 13, 1 3 11 और 2 4 में 13, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। तो 24 मात्रा वाले तो 3 छंद हैं, इसमें 24 24 24 के इसमें 4 चरण हैं। तो कैसे हम पहचाने कि ये रोला है, कि ये सोरठा है, कि ये दोहा है? तो देखिए रोला में तुक पर भी आपको जाना पड़ेगा। रोला में तुक चौपाई की तरह रहता है, जैसे चौपाई में पहले चरण का दूसरे से तुक बैठता है, तीसरे का चौथे से, बिल्कुल वैसी रोला में होता है, और बिल्कुल वैसी किसमें होता है गीतिका में, और बिल्कुल वैसे हरि गीतिका में होता है। ये सम मात्रिक छंद हैं, तो मात्राएं 24 आ रही हैं, 24 मात्रा है। और तुक देखो, 1 का 2 से धावत मचावत, 3 का 4 से लावत विश्रावत। तो मात्रा और तुक इन दोनों के आधार पर हम जब निर्णय लेंगे तो ये 100% रोला छंद निकलेगा। इसका आंसर होगा 1। आप इसे ध्यान से हल कीजिएगा छंद वाले सेक्शन को। एक बार मैं दोहरा रहा हूं, चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और तुक मिलता है पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से। रोला में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और तुक मिलता है पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से। इसके बाद है गीतिका, 26 मात्राएं, 4 चरण, तुक उसमें भी 1 2 और 3 4 है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं, तुक उसमें 1 2 3 4 है। ये 4 प्रसिद्ध सम मात्रिक छंद हैं। और दोहा और सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं। देश निकाला का समासिक विग्रह होगा, तो किसी को देश से बाहर करेंगे तब वो देश निकाला कहलाएगा। तो देश का निकाला सोच लेते हैं सही है कि नहीं। देश में निकाला तो होगा नहीं, फिर से देश में निकाला है, होगा नहीं। देश से निकाला, पहले और चौथे में से सोचेंगे यदि हम थोड़ा भी, तो पहला इनकरेक्ट है। देश से निकाला अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है, और इसका विग्रह यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं प्रवाहात्मक, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक है। संक्षिप्तता को बनाना है, और क्या है प्रवाहात्मकता, यानी प्रवाह में कमी ना आने पाए, एक चीज। दूसरा प्रभावात्मकता, प्रभाव में भी कमी ना आने पाए। तीसरा सत्यात्मकता, ये सत्यात्मकता मतलब सत्य ना बदलने पाए, ऐसा भी सोच सकते हैं। और गत्यात्मकता यानी गति ना बदलने पाए। तो देखिए प्रवाहात्मकता और गत्यात्मकता ये दोनों एक ही जैसी बातें हो गई। यदि गति नहीं बदलेगा इसका मतलब प्रवाह भी नहीं बदलेगा, यानी ऑप्शन 1 यदि करेक्ट होगा तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट होगा। और सत्य को तो बदलने का सवाल ही नहीं, संक्षेपीकरण आप करोगे तो कुछ दूसरा तो लिखने से रहे। तो इन चारों विकल्पों पर सोचने से मुझको लग रहा है कि विकल्प 2 सबसे सही है, कि संक्षिप्तता भी रहे और प्रभावात्मकता भी खत्म मत हो जाए, संक्षेपण के चक्कर में निष्प्रभावी ना हो जाए पैराग्राफ जिसका आप संक्षेपण कर रहे हैं, ऐसा मुझको लगता है। आप अन्य सोर्स से भी चेक कर सकते हैं। जहां पर मुझको थोड़ा भी सोचने की स्थिति रहेगी मैं आपको अन्य स्रोत से भी चेक करें बोल दूंगा। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी बार बार आपसे कॉमन सेंस के प्रश्न आ रहे हैं राजभाषा से राष्ट्रभाषा से। देखिए क्या है ऑप्शन, राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, पहला। दूसरा राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या दुनिया के हर मानव का प्रतिनिधित्व कर देगी राष्ट्रभाषा, नहीं करेगी, एक राष्ट्र के मानवों का करेगी। केवल राज्य का करेगी क्या, राज्य का नहीं करेगी, वो तो राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, ये एकदम सही लग रहा है। चौथे विकल्प को भी पढ़ लेते हैं,
राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये हो नहीं सकता, इसलिए 7वें प्रश्न का उत्तर होगा 3। राष्ट्रभाषा की सीधी सीधी परिभाषा है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैकेंसी कहते हैं। देख लीजिएगा, ये इंग्लिश टू हिंदी यदि छत्तीसगढ़ पीएससी के भी छत्तीसगढ़ एसआई के भी सिलेबस में लिखा होगा तो आप प्रमाणिक परिभाषिक शब्दों का अनुवाद जरूर याद करके जाएंगे। नेक्स्ट पर आइए, सारी पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। पहला ही ऑप्शन है चक्रवर्ती, तो ये तो सही होने का चांस है। बी चक्रवात हो नहीं सकता, सी चौधरी नहीं हो सकता, सी चक्रात भी नहीं हो सकता, इसलिए 100% 9वें प्रश्न का उत्तर है 1। सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। सर्प का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो सर्प यानी सांप होता है और पहला ऑप्शन भुजंग दिया है, तो मैं जितना जानता हूं आप भी जानते हैं भुजंग ही सर्प का पर्यायवाची है। और कविता भी आप सुनते होंगे, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, तो आंसर तो पहला है। फिर भी देखते हैं, क्या करी यानी सांप होता है? नहीं। वारण यानी होता है क्या? नहीं। नग यानी पर्वत और हाथी होता है, तो ये सब विकल्प, करी का मतलब हाथी, तो ये विकल्प उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यदि आप वारण का अर्थ नहीं भी जानते हैं तो अब यहाँ पर चूंकि आप भुजंग का अर्थ बिल्कुल परफेक्ट जान रहे हैं, सांप है, इसलिए आपको पहले ऑप्शन को ही चुनना चाहिए। सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित हुई थी? तो मैं बार बार आपसे जिक्र कर ही रहा हूं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित पत्रिकाओं को पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को। आप छत्तीसगढ़ से संबंधित पत्रिकाओं को जरूर याद करें। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना, तो आईना जैसा शब्द है, आईना को हम शीशा कहेंगे, दर्पण कहेंगे, तो आंसर 2 होना चाहिए। मतलब खड़ी बोली के शब्दों का हिंदी अर्थ बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचट, तो इस चारों विकल्प को आपको देखकर सोचना पड़ेगा। यदि आप खड़ी बोली में एक्सपर्ट हैं तब आप इस प्रश्न को हल करें, यदि आप नहीं हैं तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, वृत्ति अथवा मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। वैसे फिर से एक बार सिलेबस को चेक कर लें, क्या परिभाषिक शब्दावली है हिंदी टू इंग्लिश? यदि है तो जरूर याद करें। आगे बढ़िए, वह देर में सोकर उठता है। अब ये हमारे सिलेबस से बिल्कुल मैच कर रहा है, वाक्य शुद्धिकरण का सेक्शन है। देर में नहीं होगा, देर से होगा। तो देखिए क्या है ऑप्शन, वह देर सोकर उठता है। जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर गलत को टिक नहीं करना है। वह देर से सोता है लिख दिया है, उसको भी टिक ना करें। वह देर से सोकर उठता है, ये सही है। वह सोकर उठता है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर 3 होगा 15वां का। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाइए, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चा और इसका अपोजिट है बूढ़ा, तो दोनों विलोम शब्द युग्म बनाएंगे, इसलिए आंसर होगा 2। नेक्स्ट पर आइए, ये देखिए सार्थक निरर्थक नहीं है क्योंकि दोनों शब्द सार्थक हैं, और ये निरर्थक निरर्थक भी नहीं है क्योंकि दोनों शब्द निरर्थक नहीं है। ये पर्याय भी नहीं है क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। 100% आंसर होगा विलोम युग्म। रस का नाम बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई परीक्षाओं में आया है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी, सो कथा सुनिए मुनि बृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग धारे। यदि कभी ये छंद के रूप में पूछा जाएगा तो सवैया है, तुलसीदास की रचना है। कुछ विद्यार्थी इसे क्लास में डाउट के रूप में भी लेकर आए थे। यहाँ उनको दुखारे शब्द दिख रहा था और कहीं पर उनको करुणा शब्द दिखा था, दुखारे और करुणा, तो उन लोग इसको बोल रहे थे कि ये करुण रस की कविता है, लेकिन 100% ये हास्य रस की कविता है, हास्य रस की कविता है। भाव पूरा समझेंगे तो जानेंगे। भगवान विंध्याचल के क्षेत्र में पहुंच रहे थे भगवान राम, तो एक कहानी है भगवान राम से जुड़ी हुई कि भगवान राम ने
अहल्या माता का उद्धार किया था। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या शिला में बदल गई थी, पत्थर में बदल गई थी। तो इस कथानक को जानते थे सब, इस अनुश्रुति को सब जानते थे विंध्याचल के वासी। तो वो पहले दुखी थे, उनके पास नारी नहीं थी, पर उनको जब पता चला कि भगवान यहाँ आ रहे हैं तो उनको ये विश्वास था कि सब जो शिलाएं हैं, पत्थर हैं इस क्षेत्र की, वो सब चंद्रमुखी कन्या में बदल जाएंगी। और भगवान आपने बहुत अच्छा किया है कि आप इस कानन में, जंगल में आए हैं। आपके आने से हमें बहुत सी कन्याएं मिल जाएंगी जिनसे हम विवाह कर लेंगे। हम इतने दिन से तप कर रहे हैं, अब हमें उसका फल मिल रहा है। तो एक प्रकार से हास्य के सृजन करने का प्रयास है, इसलिए इसमें हास्य रस ही आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। रस का नाम बताइए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिवर करहीना। तो देखते हैं समझकर। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना खग बहुत दीन हो जाता है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, यदि मणि के बिना फनी हो जाए, मणि बिनु फनी होना चाहिए। इसीलिए मैं मात्रा गिनने में अभी ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझको आपको प्रश्नों के प्रकार से जल्दी जल्दी परिचित कराना है। परीक्षा हाल में जो प्रश्न रहेंगे, मान के चलिए और ज्यादा करेक्ट टाइपिंग के साथ रहेंगे। मणि बिनु फनी है ये, मणि के बिना सांप जैसे दुखी हो जाएगा। करिवर करहीना, और यदि करिवर को, हाथी को कर से विहीन कर दिया जाए, सूंड से, तो कितना दुखी होगा वो। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, मेरा जीवन ऐसे ही तुम्हारे बिना होगा बंधु। जो जड़ दैव जियावह मोही, और यदि मुझे जिंदा रहना पड़ा तो मैं ऐसा ही तुम्हारे बिना हमेशा दुखी रहूंगा। ये करुण रस है। और यदि भाव को आप समझेंगे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी होगी तो राम के द्वारा इस चौपाई में राम के प्रेम और वियोग को करुण रस के रूप में बताया होगा कि लक्ष्मण के बिना वो कैसे दुखी हो सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, लेकिन रस तो इसमें 100% कौन सा है? करुण रस है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। कर का अर्थ है, अभी मैंने बात ही किया था, कर का अर्थ होता है हाथी के लिए। समझिएगा, आंसर पर तो जाएंगे। हाथी के लिए कर यानी सूंड, क्योंकि हम जिस चीज को हाथ से उठाते हैं, हाथी उसे सूंड से उठाता है। हमारे लिए कर यानी हाथ। मुख्य अतिथि पुरस्कार अपने कर कमलों से देंगे, आप सुनते हैं, हाथ रूपी कमल से। कर यानी हाथ। कर यानी टैक्स भी होता है, आयकर, महसूल, लगान। और कर यानी किरण, जो काम हम हाथ से करते हैं, सूर्य वो काम किरणों से करता है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सूर्य किरणों के माध्यम से धरती के जल को खींचता है। भगवान हमें दिखते नहीं, छूते नहीं, बोलते हैं। रोज सूर्य देवता, सूर्य भगवान हमें अपने कर से, अपने किरणों से छूते हैं। तो कर यानी किरण, कर यानी टैक्स या कर यानी हाथी की सूंड, और कर यानी हाथ। अब देखते हैं विकल्प में क्या क्या है। तो देखिए 4 विकल्प पे आइए। कर यानी कल, तो कल तो होता नहीं ये, इसलिए ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। किरण और टैक्स होता है। कर यानी मतलब किरण है, टैक्स है। कर यानी हाथ तो होता है, लेकिन रात्रि नहीं होता, टैक्स होता है, इसलिए ये विकल्प भी चला जाएगा। कर यानी हाथ होता है, किरण होता है, व्यवसाय नहीं होता, तो तीसरा भी चला गया। चौथे विकल्प पे आइए। कर यानी हाथ, कर यानी किरण, कर यानी टैक्स, इसलिए आंसर 100% चौथा होगा। यानी चारों विकल्प पर चिंतन किए बिना आप एप्रोप्रिएट आंसर तक नहीं जा सकते ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। आदि का अर्थ क्या है? आदि मतलब कोई चीज शुरू होगी, पहला मानव, आदि मानव। इसका विलोम शब्द अंत होता है। तो देखिए आदि का अर्थ दूसरा नहीं होगा, आखिरी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, 100% प्रथम होगा। 20 का आंसर 4। नेक्स्ट पर जाइए। आदि अंत किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? अभी मैं चर्चा कर रहा था, आदि और अंत विलोम शब्द हैं, इसलिए ये विलोम युग्म होगा। नेक्स्ट पर आइए। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा
इस पेपर में एक प्रश्न राष्ट्रभाषा का था और एक प्रश्न राजभाषा का है। रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, पिछले पेपर में भी हम लोग देखे थे। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ओके, ये तो सही लग रहा है। किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को किया जाएगा, ये सही नहीं लग रहा है। किसी देश में व्यापार किया जाता है, ये भी सही नहीं लग रहा है। किसी देश के द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है तो राजभाषा में नहीं, राष्ट्रभाषा में, संपर्क भाषा में किया जाएगा। इसलिए आंसर पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश के 4 जगह हैं। आप देख रहे हैं बार बार पत्रिकाओं को पूछा जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ से संबंधित अच्छी पत्रिकाओं को याद रखें। 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, यानी इसका समास का विस्तार किया गया है, समास विग्रह किया गया है। इसको हम समासिक रूप से क्या कहेंगे? क्या 4 मास कहेंगे? नहीं। क्या चौराहा कहेंगे? नहीं। 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है। बरसात के 4 माह चौमासे, जिसे लोग एक जगह पर रुक कर पहले व्यतीत करते थे, वर्षावास बिताना, तो उसी 4 माहों के लिए चौमासा शब्द बना था। 4 रास्ता तो है नहीं, 4 रास्ता यानी चौराहा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4 पैरों वाला फिर से मिलता जुलता हो गया। क्या चौराहा होगा? नहीं। क्या 4 पैर होगा? अच्छा तो नहीं लग रहा है, नहीं होगा। चतुष्पद बिल्कुल सही लग रहा है। चतुष मतलब 4 और पद यानी पैर। चरवाहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इन 4 विकल्पों में चतुष्पद ठीक है, और वैसे चौपाया कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। चिरंतन का विलोम शब्द है, तो पहले चिरंतन को समझिए। जो चिरकाल से है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, हमेशा से है, वो चिरंतन है। और इसका विलोम नस्वर लिया जाता है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए ये चौथे ऑप्शन में नस्वर है, याद रखें। बहुत प्यारा शब्द है चिरंतन, और उसका विलोम शब्द भी बहुत अच्छा है। चिरंतन का विलोम होता है नस्वर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया। बताया रमेश ने क्या बताया? कि वह घर जा रहा है। 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, और पहला वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा सा लग रहा है। 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य नहीं लग रहे हैं। तो अब आप इस स्थिति में सोचिएगा घर में बैठकर, ये मिश्र होगा कि संयुक्त होगा। आपके लिए एक प्रश्न में छोड़ रहा हूं, आगे बढ़िए। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए, ये एक वाक्य हो गया, और बीच में योजक शब्द आया, वह रोने लगा, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इसको सरल में बदलने को कह रहा है। तो ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही यह रोने लगा, ये तो मिश्र बन जाएगा। जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, ये संयुक्त, ये भी मिश्र बन गया। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर क्या किया गया है? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ये बदमाशी है, देखिए कितना बारीक अंतर कर देता है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो इसको या इसको, तो चलो चौथे में नजर पड़ गई तो वही आंसर लग जाएगा। इसमें बाहर को बाहर लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। तो 2 अलग अलग वाक्य बिल्कुल दिखेंगे, तब वो संयुक्त होगा। जैसे कठोर बनो, ये देखो बीच में योजक शब्द दिख गया, परंतु इधर से दूसरा वाक्य शुरू हो गया, सहृदय बनो। कठोर बनो, सहृदय बनो, 2 वाक्य एक योजक से जुड़ रहा है, दोनों तोड़ते ही अलग हो जाएगा, तो संयुक्त कहलाएगा। तो ये तो संयुक्त हो सकता है। कठोर होते हुए सहृदय बनो, ये किसी योजक से नहीं जुड़ रहा है। कठोर बनते हुए सहृदय बनो, ये भी नहीं बन रहा, जुड़ रहा है। कठोर और सहृदय बनो, ये भी नहीं बन रहा है। 2 वाक्य 100% आंसर पहला होगा। नेक्स्ट पर जाइए। अलंकार का नाम बताइए। इसको हम लोग कई बार क्लासरूम में चर्चा करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। कम से कम पूंछ में आग तो लगने देते, लेकिन आग भी नहीं लगनी पाई और लंका जल गई। अलंकार का नाम बताइए। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, जैसे ही प्रिय के जाने की बात चली, प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूख गया तीय कोमल गात। सूख ही गया तीय कोमल गात। जैसे ही प्रिय के बाहर जाने की बात हुई, तीय का, प्रीतमा का
कोमल शरीर सूख गया, ये भी अतिशयोक्ति है। अभी प्रिय तो बाहर गया ही नहीं है, मतलब नायिका का हृदय इतना ज्यादा क्या बोलना चाहिए, प्रेम से सिक्त है कि वो वियोग की कल्पना ही नहीं कर सकती। वियोग की बात चलते ही उसका पूरा शरीर सूख जा रहा है, तो ये बन जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, सही विकल्प चुने। ब्लैंक है खाली स्थान, और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो देखिए, सर्वनाम और शब्द चयन में विशेष ध्यान देना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, यह आंसर सत्य के करीब जा रहा है। संज्ञा के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में तो ये चल तो जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। कविता में क्या संज्ञा का सार्थक प्रयोग करेंगे, विशेषण और शब्द चयन में ये भी ठीक नहीं है। आंसर यही होगा, अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने पर कविता क्या होगी, भाव संप्रेषण, भावों को अच्छे से बताने में सहायता करेगी। रस, फिर खाली स्थान भरे, ब्रह्म है, यानी रस से प्रश्न बना तो रस को आनंद के रूप में ब्रह्म कहा जाता है। एकदम अलौकिक आनंद मिलता है रस में जब आप डूबेंगे, तो जहां कहीं पर भी आपको आनंद दिखेगा वो आंसर होगा। देखिए तीसरे विकल्प में रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, सही विकल्प चुने। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को ब्लैंक खाली स्थान कहते हैं। किसमें आए परिवर्तन को बोल रहा है बच्चों, वचन को, वचन। तो आप देखिए, मैं आपको रस जब पढ़ा रहा था, वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं, तो रस को पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और अनुभाव का हम अलग अलग प्रकार लेते हैं। कौन कौन सा प्रकार लेते हैं, कायिक, शरीर में आने वाला अनुभव, वाचिक, वचन में आने वाला अनुभव, यानी हम क्रोध में आकर बहुत अपशब्द कहेंगे, गुस्से से चिल्लाएंगे तो वाचिक है वो। प्रेम में आकर हम एकदम प्रेम भरे शब्द कहेंगे तो वाचिक है वो। क्या प्रश्न ऐसा ही कुछ पूछ रहा है? बिल्कुल ऐसी पूछ रहा है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन, यानी मेरे मन में क्रोध का भाव है तो मेरा वचन एकदम क्रोधमय हो जाएगा, प्रेम का भाव है तो प्रेममय हो जाएगा। इसलिए ये आंसर होगा वाचिक अनुभाव, नाट वाचिक आलंबन, नाट वाचिक विभाव, नाट वाचिक उद्दीपन। मतलब आप रस के चारों अंगों को जाने और इस तरह से आप ऑप्शन से परिचित हो तो आपको सही विकल्प चुनते बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, सही विकल्प चुने। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को, मतलब एक कविता की परिभाषा है, कविता में किसी कहानी या मनोभाव को खाली स्थान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो कविता में हम मनोभाव को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, रागात्मक, संगीतात्मक, गीतात्मक और कलात्मक। तो राग, संगीत और गीत ये भी कविता में तो रहेगा, पर वो गीत का गायन विधा का अनिवार्य तत्व है। और यदि कोई कविता में गीत का भाव नहीं है तो भी वो किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से व्यक्त करेगी। इसलिए पहला विकल्प सत्य के ज्यादा करीब है। और इतने ही प्रश्न इसमें हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखें, समझें। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आप पैटर्न को जानें। एकदम से कुछ नया दिखने लगता है परीक्षा हाल में तो स्टूडेंट्स को हड़बड़ाहट होती है। इसलिए परीक्षा के आखिरी क्षण में पिछली बार जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उन 2 प्रश्न पत्रों को मैंने आपके सामने रखा। आप इनको देखें, समझें और ये आपकी तैयारी में मददगार, सहायक साबित होंगे। एक बार फिर से आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।